So, welcome back everyone. This is going to be another lecture on working capital management. In this video, we are going to start with unit number 3, management of inventory. ये काफ़ी छोटा यूनिट रहेगा, इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होंगे और जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उस पर ऑलरेडी डिस्कशन एक बार का हो चुका है. So, we are going to end this entire unit in this lecture itself. Have a look on this. Unit number 3, management of inventory. तो सर आपका पहला ये क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? पहली चीज़ तो स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स. आपका ये जो नॉर्मली हम जो बात करेंगे वो है फिनिश गुड्स की, ना कि रॉ मटेरियल, ना कि वर्क इन प्रोग्रेस. नॉर्मली हम फिनिश गुड्स की बात करेंगे या हो सकता है एक आध बार अपन रॉ मटेरियल की भी बात करें. लेकिन WIP जैसी चीज़ें नहीं आएगी तो लेबर, ओवरहेड, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएगी. एक चीज़ तो ये हो गया. उसके बाद में इन्वेंट्री को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है क्या सर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर में हमारा पैसा फंसा हुआ रहता है और इन्वेंट्री के अंदर में ज़्यादा पैसा फंसा हुआ नहीं होना चाहिए और खर्चा कम से कम होना चाहिए. क्योंकि इन्वेंट्री जब हम मंगाते हैं सबसे पहले तो हम खरीदेंगे, ठीक है. तो इन्वेंट्री खरीदने की आपकी कॉस्ट लगती है, उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे मंगाते हैं तो कुछ आने जाने का खर्चा लगता है. अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं तो 1 लाख यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, मान लो जैसे मोबाइल फोन्स मंगाने हैं आपको मार्केट में, आपकी दुकान है, मोबाइल की बेचना है, तो अगर आपको साल भर में पता है कि मुझको 1 लाख यूनिट लगना है मोबाइल फोन्स के, और अगर आप हर बार ऑर्डर करते हो, दिल्ली से वो माल मुंबई आता है तो ट्रक में आता होगा या किसी और वे के थ्रू आता होगा, तो एक बार एक ट्रक बुलवाने का खर्चा आपका 1,000 रुपये का है. अब आप सोचो, अगर आप 10-10 हज़ार मोबाइल फ़ोन मंगाओगे तो 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे. 1 लाख साल भर में डिवाइडेड बाय 10,000 का एक ऑर्डर, तो ऐसे 10 बार आप ऑर्डर डालोगे तो 1,000 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 10,000 रुपये का खर्चा आएगा. वही अगर आप ऑर्डर का लेवल, आपके क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दो, 20,000 कर दो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे साल भर में. ये 5 ऑर्डर पे हर ऑर्डर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी रहेगी आपकी सर? 1,000 रुपये. तो 5,000 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा. तो सेविंग कितनी हुई? पहले सर 10,000 रुपये लग रहा था ट्रांजैक्शन, अब 5,000 रुपये लग रहा है. तो क्वेश्चन और ये पूरा यूनिट हमको ये बताएगा कि री ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने ऑर्डर की क्वांटिटी आपने कितने क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब द ऑप्टिमम क्वांटिटी दैट वी शुड ऑर्डर सो दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एंड ऑल्सो द कैरिंग कॉस्ट. अच्छा, मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करता हूँ. क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हो तो आपके स्टॉक में ज़्यादा रहेगा पड़ा हुआ. अब ज़्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ रहा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी सर? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको आपका जो पैसा है उसके अंदर फंसा हुआ रहता है, जो हो सकता है आपने लोन लिया होगा, अब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. सो अगर मैं मोबाइल फ़ोन 1 लाख मोबाइल फ़ोन मंगा के रखूँ, सो ध्यान दो, 1 लाख मोबाइल फ़ोन मैंने साल भर में लगना है. मैं अगर 10,000 मोबाइल फ़ोन एक साथ मंगाता हूँ और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत है लेट से 5,000 रुपये, तो मेरे पास में 5 करोड़ रुपए का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. और ये अगर मैं लोन लेता हूँ तो उस पर मुझे 10% के हिसाब से साल भर में 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है. ये चीज़ सोचो, 50 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट दे रहे हो. अब वही अगर आप 10,000 नहीं और 20,000 मोबाइल फ़ोन मंगा के रखते हो जिसकी कीमत 5,000 है, 20,000 मोबाइल फ़ोन अगर आप मंगाते हो जिसकी कीमत 5,000 है, तो आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिस पे 10% यानी 1 करोड़ रुपए का आपका इंटरेस्ट आएगा. यानी कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाई तो इधर में स्टॉक बढ़ जाता है, जिसमें पैसा ज़्यादा फंसा हुआ रहेगा और जिसमें कैरिंग कॉस्ट, हम उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट का आप अमाउंट देते हो वो ज़्यादा आती है. मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ वापस से एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. एक तो सर आपको अगर मंगा के लाना, आप घर पे जब सामान लाते हो, घर पे जब किचन में मम्मी पापा किचन का सामान लेके आते हैं, तो टमाटर, आलू, प्याज ये जब लेके आते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान देना उसमें, ना एकदम ज़्यादा लेके आते हैं ना एकदम कम लेके आते हैं. अगर हमने सिर्फ 1 किलो आलू लाया तो 2-3 दिन बाद वापस जाना पड़ेगा. अब मान के चलते कि सर पेट्रोल का खर्चा आएगा, पेट्रोल का खर्चा 10-15 रुपये का आता है एक बार लेके आने में. अब बार बार अगर आप लेने जाओगे तो 10-15 रुपए का खर्चा आएगा पेट्रोल का. तो इसी को बचाने के लिए आप एक साथ 5 किलो लेके आ जाओ. 1 किलो क्यों लेके आ रहे हो? तो 5 किलो, 1-1 किलो करके 5 बार लाने में जो खर्चा लगता है वो एक ही बार में लगा, क्योंकि पेट्रोल तो उतना ही लेना है एक बार में.
ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो बढ़ा दी। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या होती है ना, आप एकदम से 50 किलो लाके नहीं रखते घर में। क्यों? जगह नहीं है। जगह तो लगती है ना 50 किलो के लिए, तो घर में जगह नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे भी हम ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा करने से पैसा फंसा हुआ रहता है उसके अंदर में, जिस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोनों तरफ से फंसते हैं हम। कम ऑर्डर करेंगे तो बार बार जाना पड़ेगा, ज़्यादा ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमम कितना ऑर्डर करना चाहिए कि खर्चा हमारा कम से कम हो सके। यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, और आपको वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे भी काम आएगा जो आपने पिछले वाले यूनिट में देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट 2 इंटू यूपी। अब यहाँ पे आप कुछ और लिख लो लगे तो, यू इंटू पी था और ये था एस। मैं क्या करता हूँ उसको 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ यू की जगह। और पी क्या था हमारा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट था कि कैरिंग कॉस्ट था? सर हमारा ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, तो आप उसको टी ले लो, और नीचे में कैरिंग कॉस्ट था तो सी ले लो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो मैं बस फॉर्मूला वही है, आपके वेरिएबल्स बदल गए तो मैं नया वाला वेरिएबल लेके चलूंगा। आप अपने बुक में लिख के रखे ए फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, टी फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। इसी के साथ साथ सर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर ICAI की वेबसाइट पे जाते हैं, स्टूडेंट सेक्शन में, नॉलेज पोर्टल में, इंटरमीडिएट पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, स्टडी मटेरियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे आखिरी में अगर हम जाएंगे तो यूनिट नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है सर, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको सिर्फ इतना सा थ्योरी दिया, उसके बाद देखो क्वेश्चंस चालू हो गए, इलस्ट्रेशन 12, 13, 14, बस खत्म। सो 2 से 3 पेज में आपका ये पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो जाता है। आइए सर पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है 10 दिन की 6300 यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10 रुपीज एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 0.26। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। शुरू चैप्टर का शुरू करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, EOQ निकालना है कि ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, √2AT डिवाइडेड बाय C। साल भर में कितना लगने वाला है ये बताओ। हमको जो दिया गया है सर वो दिया गया है 10 दिन का, कि 10 दिन में आपको जो लगने वाला है वो है 6300 यूनिट। अब अगर 10 दिन में 6300 यूनिट लगना है तो 365 दिन में कितना लगना है ये पता कर लो। सो 6300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 365 अगर आप करोगे तो ये आपका आता है 2,29,950 साल भर में। 6300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 365, साल भर में आपको इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी ऑर्डर करने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप ना इसको एक काम करो, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल ही दो, क्योंकि हर जगह ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा। तो AO ले लो, ये सबसे बेहतर रहेगा, AO। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमको लग रही है वो है 10 रुपये पर ऑर्डर। हर बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 10 रुपये लगती है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह आप देते हो, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दी है 0.26। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो 6300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 365 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.26 और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो वो आता है सर 4206 यूनिट्स आपने ऑर्डर करने चाहिए हर बार। अब मैंने तो फॉर्मूला लिख के सर पूरा समझा दिया, आपने तो कुछ पूरा आंसर निकाल दिया, आपने तो कुछ समझाया नहीं सर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, फॉर्मूला टेक्निकल है तो हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम 2 इंटू A इंटू O ले रहे हैं। अब 2 क्यों ले रहे सर? बमोल्स ने ये फॉर्मूला निकालते समय 2 बार लिया। 2 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, 3, 4, 3.5, 2.5, 1.5 ये भी ले सकते थे, अपनी अपनी थ्योरी पर डिपेंड करता है। सो एनुअल कंजम्पशन आ गया हमारा, 10 दिन का दिया था तो हमने एनुअली कन्वर्ट कर लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ले ली और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ले लिया, कहानी खत्म हो गई। अब एक चीज़ ध्यान दो, 4206 यूनिट क्या होते हैं? 4206 यूनिट वो ऑर्डर नंबर है, मतलब इतने
क्वांटिटी में आपने हर बार ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर आप 5,000 की क्वांटिटी में आप हर बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो शायद आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और 4,000 भी करोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। 4,206 बराबर है। अच्छा, कम को ऑर्डर कम रखते हो क्वांटिटी, लेस से 4,000 रखा तो कौन सा खर्चा बढ़ेगा पता है? अगर आपने 4,000 रखा ना तो आपका ये वाला खर्चा बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डर्स ज़्यादा प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन आपने अगर ज़्यादा ऑर्डर किया, लेट से 5,000, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन 4,206 पे ये दोनों कॉस्ट मिनिमम आती है। ठीक है, ये एक चीज़ समझे आपको। अब दूसरा देखो, ध्यान देना, एक सेकंड होल्ड करो। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था ऑफिस से, इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैड टू पिक अप द कॉल। आगे बढ़ते हैं सर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान देना। मार्वल लिमिटेड, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मार्वल लिमिटेड यूजेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन की प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। अब एनुअल कंजम्पशन जो है हमारे नमक का, ठीक है, वो है 60,000 टन का। 60,000 टन हम साल भर में यूज़ करते हैं, और हमारा साल होता है 50 हफ्तों का। जनरली 52 हफ्ते होते हैं, यहाँ पे उन्होंने 50 लिखे हैं।
अब इट कॉस्ट 100 टू इनिशिएट एंड प्रोसेस एन ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपए की है, सॉरी 100 रुपए की एक ऑर्डर की। डिलीवरी फॉलो करती है 2 वीक्स बाद में, मतलब 2 हफ्ते लग जाते हैं डिलीवरी में, यानी आज अगर आप ऑर्डर करते हो तो 2 हफ्ते बाद वो आपके पास में सामान आएगा, ये मान के चलो। स्टोरेज कॉस्ट जो है, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब उस चीज को हमारे पास रखने की कीमत। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन रखूं मेरे पास में, तो मेरे को वहां पे रेंट लगता है ना, स्टोरेज। जहां पे भी मैं 10,000 मोबाइल फोन लाके रखूंगा तो कोई जगह लगेगी, उसका रेंट मैंने पे करना होता है, उसके अंदर में पैसे फंसे हुए हैं मेरे, उस पर इंटरेस्ट मैंने देना होता है। दैट इज स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। फॉर द सॉल्ट आर एस्टिमेटेड एट 10 पैसे पर टन पर एनम, हर टन पे 10 पैसे मैं दूंगा 1 साल के। द करंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन्स। अब जो भी स्टॉक होगा, अगर वो गिर गिर के, क्योंकि स्टॉक अगर आपके पास में रॉ मटेरियल में रखा हुआ है, उसमें से नमक आप इस्तेमाल करते जा रहे हो, कोई तो लेवल आएगा जहां पे स्टॉक में 10,000 टन का नमक पड़ा होगा। जैसी 10,000 की लिमिट को वो टच करता है, हम वापस से ऑर्डर करते हैं मार्केट में। और ऑर्डर कितना करते हैं सर? ट्वाइस अ ईयर, मतलब 60,000 टन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30,000 का ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं, जो कि 2 हफ्ते बाद आएगा। ठीक है। रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर मार्वल लिमिटेड एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि यार बताओ, अभी तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो कि 30,000 का एक ऑर्डर देते हो, 2 ऑर्डर में आपकी कहानी खत्म हो जाती है साल भर की। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 100 रुपए इंटू 2 ऑर्डर यानी 200 रुपए की लग गई, और कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी कुछ लग रही होगी, वो कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़ा सी टेक्निकलिटीज है, वो मैं बताऊंगा, जो आप इस क्वेश्चन में सीख जाओगे आगे लगा सकते हो। लेकिन ये तो हो गई करंट। लेकिन अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें आप इकोनॉमिक निकाल के बताओ, ऑप्टिमम क्या होना चाहिए। तो देखो कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, या स्टोरेज कॉस्ट बोलो। अब एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी 60,000 यूनिट्स की, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपये, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट अगर आप करते हो तो दैट्स 0.10, मतलब रुपीज़ में तो 10 रुपये हो गए। तो हमने जो हर बार ऑर्डर करना चाहिए वो कितना आ रहा है, देखो 60,000 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.10 का स्क्वायर रूट, यानी कि एक ऑर्डर हमारा होना चाहिए 10,954 यूनिट्स का। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऑर्डर हमने इतने यूनिट्स का प्लेस करना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब दूसरी चीज इसमें ध्यान दो, अभी जो करंट ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितनी है? 60,000, और साल में सिर्फ 2 बार ऑर्डर करते हो, तो एक ऑर्डर कितने क्वांटिटी का जाता है? 30,000 का। अब दोनों में डिफरेंस देखो, अभी जो आप फॉलो कर रहे हो वो है 30,000 का ऑर्डर प्लेस करते हो सीधा, और 2 बार ही ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ती है साल भर में, क्योंकि 60,000 रुपए आपने 60,000 की क्वांटिटी आपने मंगवानी है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर एट EOQ, या फिर हम ना एक काम करते हैं, इस चीज को बाद में निकालेंगे। साल भर में हमें कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करें, और हर बार जब सामने वाले को, वेंडर को हम ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया मेरे को नमक भेज दो, तो हमने ऑर्डर दिया सर कि 10,954 यूनिट्स का नमक भेजना आप, और साल भर में आपको इतना लगना है 60,000। सो हम कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 10,954, तो एक तरह से ये हो गया आपका 5.477 ऑर्डर्स, यानी कि मैं 6 ऑर्डर लेके चलूँ। 6 ऑर्डर तो आप कम से कम प्लेस करोगे ही करोगे। अब 6 ऑर्डर प्लेस करोगे ना, देखो आप 5.5 ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर सकते, या तो 5 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो तो 6 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 5.5 कोई ऑर्डर थोड़ी होता है कि आधे दूर तक ऑर्डर जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है।
अभी जो आप फॉलो कर रहे हो वो है 2 ऑर्डर साल भर के, और अब जो मैं बोल रहा हूँ करने का वो है 6 ऑर्डर साल भर के, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, कि ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ा दो। भले ही एक चीज़ ज़रूर है कि आपका खर्चा बढ़ेगा, ऑर्डर कॉस्ट बढ़ेगी। अभी 100 रुपये इंटू 200 रुपये लग रहे हैं, लेकिन अब 100 इंटू 600 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होता है। टोटल कॉस्ट अंडर करंट सिस्टम, अभी जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। अब इस टोटल कॉस्ट में सर 2 चीज़ें आती है। एक आएगा सर आपका कैरिंग कॉस्ट, और दूसरा आएगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। बस। अब कैरिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे तो कैसे लेना है ये मैं बता देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट यानी कि एवरेज स्टॉक, कैरी किसको कर रहे हो आप, साल भर किसको कैरी करके चलते हो, जो आपके पास में स्टॉक में पड़ा है। तो जितना आपके पास में स्टॉक में पड़ा है, उस जो जगह पे पड़ा है वहाँ का रेंट, जितना पैसा फंसा हुआ है वहाँ का इंटरेस्ट, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो। अब क्या स्टॉक में सेम लेवल तो मेंटेन नहीं होएगा साल भर में। सोचो 10,000 मोबाइल फ़ोन मंगा लिए, तो क्या साल भर उस स्टोर्स में 10,000 के 10,000 मोबाइल फ़ोन रहेंगे? नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ माल बिकता रहेगा, कुछ आता रहेगा, बिकता रहेगा, आता रहेगा, तो कम ज़्यादा चालू रहेगा। अब प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सर थ्योरी में या इस क्वेश्चन में उस चीज़ का आंसर निकालना, इसीलिए थ्योरेटिकल वे अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज स्टॉक कितना रहेगा, और एवरेज स्टॉक इतना अगर रहेगा क्वांटिटी, और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगती है, सॉरी कैरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, स्टोरेज कॉस्ट हम उसको बोलते हैं कि पर यूनिट कितनी स्टोरेज कॉस्ट लगेगी वो, प्लस आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस किए मल्टीप्लाइड बाय आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी पर ऑर्डर। तो अभी क्या हो रहा है देखो, अभी का सिस्टम मैं आपको बताता हूं। कौन है इसमें, कंपनी है क्या है, हाँ कंपनी है। अब क्या हो रहा है ना कि मार्वल लिमिटेड क्या कर रहा है, प्लेस करता है ऑर्डर व्हेन द स्टॉक रीचेस 10,000 यूनिट्स, 10,000 तक पहुंचने पे स्टॉक ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब कितने का ऑर्डर प्लेस करते हैं हम, ऑर्डर क्वांटिटी बीइंग 30,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया सर। ठीक है, अब इट टेक्स 2 weeks टू डिलीवर द ऑर्डर। सोचो आपके स्टोर में 10,000 की क्वांटिटी पड़ी हुई है और आपने ऑर्डर दे दिया 30,000 का, उसको 2 हफ्ते लगेंगे आने के लिए। तब तक 2 हफ्ते जो है, तब तक क्या मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है सर। कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन चालू रहेगा, तो ये जो 10,000 पड़े हुए हैं उसमें से भी कुछ कम हो जाएगा। सो till that time we will consume from the existing stock, जो भी होगा। सो 2 हफ्ते का कंजम्पशन कितना होगा? $60,000 मेरे को लगता है साल भर में, जिसमें 50 हफ्ते होते हैं, तो 2 हफ्ते में कितना सर? $2,400 यूनिट, यानी 2,400 यूनिट में कंज्यूम कर जाऊंगा। सो स्टॉक एट द टाइम
ऑफ डिलीवरी विल बी 10,000 में से मैं 2,400 ख़त्म कर जाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 7,600 यूनिट्स। मानते हो बात? अब जब 10,000 था, 30,000 का ऑर्डर दिया, इसके बाद में इसको आने में 2 हफ्ते लगने, तब तक मैं इधर से कुछ कंज्यूम करता गया और अब 2 हफ्ते बाद यहाँ पे स्टॉक कितना है? 7,600। इसके नीचे कभी भी साल भर में स्टॉक नहीं जाएगा। तो मिनिमम जो स्टॉक यहाँ पे मेंटेन होके हैं वो है 7,600 का। और अब बाहर से ट्रक आया मेरे गोडाउन में, क्योंकि 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, और 30,000 यूनिट लेके आया वो। 30,000 यूनिट वो लेके आ रहा है। 7,600 आपका साल भर मेंटेन रहता है और 30,000 वो लेके आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो आप निकालोगे वो कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा थियोरेटिकल है। 7,600 सर आपका साल भर मेंटेन रहता है, लेकिन ये जो 30,000 वो लेके आया, ध्यान देना आप, 30,000 जो लेके आया 2 हफ्ते की बिगिनिंग में जीरो था और एकदम से 30,000 आ गया। यानी इसका एवरेज आउट अगर आप करोगे तो वो कुछ इस तरह से आप लिखोगे। यानी लिखा तो लॉजिकली ऐसा जाता है, 0 + 30,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बिगिनिंग में था जीरो, एंड में आया 30,000 और एवरेज आउट किया तो 15,000 आता है। लेकिन जीरो हम नॉर्मली लिखते नहीं है, इसीलिए इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 30,000 डिवाइडेड बाय 2। अगर कुछ भी स्टॉक नहीं होता ना मिनिमम मेंटेन, तो हम 7,000, ये जो 7,600 ये छुपा दो, ये लिखते ही नहीं, सीधा 30,000 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम ऐसा ही करेंगे, जिसमें बिगिनिंग का स्टॉक या मिनिमम स्टॉक जीरो है, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते? सीधा डिवाइडेड बाय 2। तो आपका अब एवरेज स्टॉक निकलता है 22,000, 15,000 + 7,600, 22,600 यूनिट। क्योंकि ऑन एन एवरेज आपके स्टॉक में इतना यूनिट पड़ा रहेगा, 7,600 और 30,000 का एवरेज, 30,000 का बेसिकली एवरेज। तो देखो आपका एवरेज स्टॉक जो आ रहा था वो कुछ इस तरह से था, 22,600। अच्छा, हम यहां से शुरू कर रहे थे ना, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। एवरेज स्टॉक 22,600 इंटू स्टोरेज कॉस्ट आपको 0.10 की लग रही है, प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कितने थे? 2। पहले तो 2 ही ऑर्डर थे ना, और ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 100। तो अब अगर हम करेंगे तो ये आता है आपका 2,260 प्लस 200, यानी कि 2,460 रुपये का खर्चा। ठीक है, कॉस्ट, एक सेकंड ना, करंट सिस्टम में कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी? अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सर आपकी कॉस्ट अंडर ऑप्टिमम EOQ जो है, तो इसमें 2 चीज़ वापस से आएगी सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट।
अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, वापस से वही चीज़ आएगी आपकी कि आपकी एवरेज स्टॉक कितना है, मल्टीप्लाइड बाय कैरी कॉस्ट पर यूनिट प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। सो एवरेज स्टॉक अब इस केस में कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, 10,954 इतना ही था ना आपका EOQ, 10,954 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस वाला चक्कर है ही नहीं इस केस में। 0.10 प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर 6 इंटू 100 करो, 10,954 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.10, सो दैट्स 548 रुपीज़, और ये हो गया 600। तो टोटल आता है सर आपका 1148 रुपये। करंट सिस्टम EOQ में कॉस्ट इतनी आ रही है आपकी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही है कि यार जो करंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था, तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कितना बड़ा हो गया। रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर मार्वल लिमिटेड एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी। सो मार्वल लिमिटेड शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज द टोटल कॉस्ट, जो कि आ रही है 1148, is less than the current policy, जो कि थी आपकी 2,460 रुपये। अब अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे इन 2-3 क्वेश्चन का आंसर, तो थोड़े से वेरिएशन मिलेंगे। सबसे पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने एनुअल फिगर्स एनुअल में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसलिए उनका आंसर अलग आ रहा है, जो कि करना चाहिए था। दूसरे केस में उन्होंने जो हमने यहाँ पे कितने ऑर्डर्स लिए सर, 6 ऑर्डर लिए, 6 इंटू 100 600 रुपये। उन्होंने 5.5 ऑर्डर लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आधा ऑर्डर आप कभी दे ही नहीं सकते, आप आधा ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको हर ऑर्डर 10,954 का देना पड़ेगा। अब अच्छा, आप जो अगला ऑर्डर दोगे, 5 ऑर्डर तो आप 10,954 के दे दोगे, तो अगला ऑर्डर जो दोगे वो बैलेंस अमाउंट का ही दोगे। ध्यान देना, अगर 10,954 इंटू 5 यानी कि 54,770 यूनिट आपने मंगा लिए, 5 ऑर्डर खत्म हो गए। अब जो ऑर्डर देने वाले हो वो ऑर्डर रहेगा सर आपका 5,230 यूनिट का, लेकिन ऑर्डर तो एक ही कहलाएगा ना, आधा ऑर्डर तो नहीं कहलाएगा। वो ऑर्डर तो एक ही, उसको प्रोसेस करने के लिए तो वो ट्रक तो भेजना ही पड़ेगा, तो उतना खर्चा आएगा ही आएगा, मिनिमम वो लेता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट इट इज, 5.5 नहीं 6 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क में जाएगा, आप उसको आराम से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करके दूंगा, एक सेकंड ना। कुछ आवाजें आ रही थी, चलिए छोड़िए, आइए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। अ पब्लिशिंग हाउस परचेसेस 72,000 रिम्स ऑफ अ स्पेशल टाइप पेपर। अब पेपर की रिम, अच्छा पेपर की रिम कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास पड़ी है यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है जानबूझ के, ताकि आपको बता सके एग्जाम्पल के साथ में। अभी आपको दिखेगी क्या? नहीं यार, दिक्कत हो गई, क्योंकि ये ना ग्रीन है और ग्रीन कलर आपको दिखेगा नहीं। चलो थोड़ा बहुत जितना भी आपको अगर दिख रहा होगा इसमें से, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन वाला चीज़ मेरे यहाँ से हटाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, तो ना आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये
अगर आपको दिख रहा होगा अभी, तो ये है पेपर की रिम। इसके अंदर में ये कौन से है सर? ये जेके के पेपर हैं, आपको दिख रहे होंगे तो उल्टा आ रहा होगा आपके लिए तो। और इसके अंदर में 500 शीट्स आती है जेके की, 500 शीट्स। चलो कोई नहीं, ध्यान दो अब। तो ये पेपर की एक रिम हो गई, ठीक है। एक सेकंड ना, हाँ, अब ये पेपर की हो गई एक रिम। क्वेश्चन देखो, अ पब्लिशिंग हाउस जो कि बुक्स पब्लिश करते हैं, इन्होंने 72,000 रिम खरीदी एक स्पेशल टाइप पेपर की एट अ कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज पर रिम। एक रिम की कॉस्ट 90 रुपीज। रियल लाइफ में मैं बोलूँ तो 150 रुपए के नीचे कुछ भी नहीं आने वाला आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 500 रुपीज। एक बार में जो ऑर्डर करोगे, जितना भी करोगे, 500 रुपए का खर्चा लगेगा। एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 5% पर ईयर ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री की जितनी भी कीमत होगी, सो लेट्स से आपकी इन्वेंट्री में 1000 रिम है, इंटू 90 रुपीज पर रिम, तो ये 90,000 इन्वेंट्री की कॉस्ट, उसका 5% विल बी द कैरिंग कॉस्ट। सो 5% कैरिंग कॉस्ट होगा। नॉर्मल लीड टाइम इज 20 डेज। 20 डेज बाद माल आता है मेरे पास में। एंड सेफ्टी स्टॉक इज नील। सेफ्टी स्टॉक नील है। पिछली बार सेफ्टी स्टॉक कितना था पता है? 7,600 का। अज्यूम 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर। 10,000 का था, सॉरी। Assume 300 days working in a year. You are required calculate the economic order quantity and calculate the reorder inventory level. Reorder inventory level क्या होगा? मतलब पिछले बार जो क्वेश्चन देखा ना आपने, उसमें रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ईओक्यू तो आपने निकाला था, लेकिन रीऑर्डर लेवल दिया हुआ था, वो था 10,000 कि यहां तक अगर पहुंच गया तो हम वापस ऑर्डर कर देंगे, यहां तक अगर पहुंच गया तो हम वापस ऑर्डर कर देंगे। अब ये सब चीज़ें आप कहाँ देखते हो पता है? कॉस्टिंग में देखते हो। कॉस्टिंग में इन सब चीज़ों का ज़्यादा रिलेवेंस है। तो अगर आपने कॉस्टिंग किया हुआ है तो आपको आ जाएगा, नहीं किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। हमारा क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब हमको साल भर में कितनी लगती है देखो। उन्होंने बोला 72,000 रिम पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बोला? 500 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कितनी बोला पता है उन्होंने? 5% ऑफ 90 पर रिम बताना रहता है यहाँ पे। जो भी आप ऑर्डरिंग कॉस्ट लोगे, पर ऑर्डर लोगे, कैरिंग कॉस्ट लोगे, पर यूनिट लोगे, तो 72,000 यूनिट है तो पर यूनिट कितनी आएगी सर आपकी? रिम 5,000 इन 5% ऑफ द 90। तो अब आपका आंसर कुछ आएगा इस तरह से, यानी कि 4.5 रुपए आता है। चार 4,000 रिम विल बी योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला आंसर। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि वापस कब ऑर्डर करना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए? बी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पहले आप कितनी सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहते हो, यानी मिनिमम कितना रहना चाहिए आपके हमेशा, और हमारे केस में वो है 0। और इसके बाद में आपका कंजम्पशन कितना होता है। 20 दिन में डिलीवरी होती है, क्वेश्चन ने लिखा है, यानी कम से कम 20 दिन जितना स्टॉक आपने मेंटेन, मतलब आज अगर ऑर्डर करते हो तो 20 दिन बाद माल आएगा, तो आपके पास इस 20 दिन तक सरवाइव करने के लिए स्टॉक होना चाहिए। यानी 20 दिन का स्टॉक जैसे ही रीच करेगा वैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे। सो आपका जो आएगा वो है सेफ्टी स्टॉक तो हो गया 0। उसके बाद में आप ये बोलोगे लीड टाइम कंजम्पशन। सो 0 प्लस 72,000 साल भर में कंज्यूम करते हो, जिसमें 300 दिन है, क्वेश्चन में लिखा है, तो 20 दिन में कितना कंज्यूम करोगे? 4,800। यानी जब भी आपके स्टॉक का जो लेवल 4,800 चला गया, आप
नया ऑर्डर डाल दो। नया ऑर्डर जो डालोगे वो कितने यूनिट का होगा? 4000 का। देखो तो उसमें क्या होगा पता है, उसको आने को लगेंगे 20 दिन, तो रोज 240 यूनिट आपके यहाँ से निकलते जाएंगे, और जिस दिन आपका वो ऑर्डर आने वाला होगा उस दिन स्टॉक हो जाएगा 0। यानी आपका काम कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन एक भी दिन डिले हुआ ना, 20 दिन तो लिखा है, अगर 20 का 21 हुआ ना तो आपको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक कुछ भी नहीं रखा। सेफर साइड कुछ रखना चाहिए था, खैर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं रखा। तीसरा पॉइंट, रीऑर्डर लेवल समझा क्या? कि आपके स्टॉक का लेवल जब गिरते 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 4800 आ जाएगा तो नया ऑर्डर डाल दो, क्योंकि अब ये जो 4800 है हर दिन जाते जाएगा कम होते जाएगा, और यहाँ से आने को 20 दिन लगेंगे। तो 20 दिन में ये माल आएगा और 20 दिन का ही स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है। एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ ना, ये 20 का अगर 21 दिन हो गया वो, तो आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास में स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा। तीसरा पॉइंट देखो, if a 1% quantity discount is offered by the supplier for purchases in lots of 18,000 rims or more, should the publishing house accept the proposal? अभी हमने क्या बोला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी की? 4000 की लॉट में ऑर्डर डालो, 4000 के लॉट में ऑर्डर डालो। लेकिन क्वेश्चन बोलता कि अगर 18,000 रिम का एक ऑर्डर दिया जाए तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा हमको सामने वाले से। तो क्या हमने ये 18,000 वाला ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो ध्यान देना, एक है 4000 EOQ पे और दूसरा कस्टम 18,000 ऑर्डर क्वांटिटी। अब इन दोनों पे पता कर लो खर्चा कितना आ रहा है टोटल आपको। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो कि साल भर में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। 72,000 चाहिए, एक ऑर्डर में 4,000 क्वांटिटी अगर आप मंगाते हो तो साल भर में आपको 18 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे साल भर में आपको 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कर देते हैं। चलो ये बाद में कर लेंगे। इसके बाद आती है बारी कैरिंग कॉस्ट की। एवरेज स्टॉक 4000 का आपका ऑर्डर लेवल है। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? जो भी ऑर्डर की क्वांटिटी होगी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बिगिनिंग में तो 0 और आखिरी में इतनी ऑर्डर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कुछ था नहीं, पिछले एग्जांपल में था 7600 का, अभी कोई नहीं है तो 0। सो 4000 का करोगे डिवाइडेड बाय 2 तो आता है आपका एवरेज स्टॉक 2000 का। इस केस में 18,000 का आप ऑर्डर करोगे एवरेज 2 तो आता है 9000। आगे सर अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं लेता हूं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है आपको? यहाँ पे आपने 18 ऑर्डर देने हैं और ठीक है, हर ऑर्डर का 100 रुपया। 100 है कितना है? 500 रुपये सर। ₹9,000 तो आपका ऑर्डर का खर्चा है, जो कि ऑर्डर का खर्चा यहाँ पे बहुत कम है, 2000। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे लेते हो आप? कि एवरेज स्टॉक जो भी है इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज स्टॉक 2000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 4.5 आ रही थी। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली सर? 90 रुपए का 5%। 90 रुपए का 5%, 9000। और यहाँ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपने कितनी है? 9000 की क्वांटिटी है इंटू 4.5 इंटू 99%।
99% क्यों? क्योंकि 1% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है 90 रुपये पे। या आप उसको अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, 5% ऑफ 90 का 99%, बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाँच % का 90 इंटू 99%, दिख नहीं रहा ना वो, 9000 इंटू 5% ऑफ 90 इंटू 99%। सो वो भी सही नहीं रहेगा दिखाने के लिए। तो 90 का 99% ले लो सबसे पहले। तो ये हो गया आपको डिस्काउंट के बाद की फिगर। इसके ऊपर 5% कैरिंग कॉस्ट लगेगा, तो 4.455 इंटू 9000, तो आपका खर्चा आ रहा है 40,095 का। बहुत बड़ा खर्चा है ये। कैरिंग कॉस्ट के बाद में अब आती है बारी परचेज कॉस्ट की, कि इन्वेंट्री आप कितनी खरीद रहे हो। ठीक है, साल भर में 72,000 इंटू 90, 64,80,000, 72,000 इंटू 90 इंटू 99%, क्योंकि 1% डिस्काउंट है। $64,15,200, यहाँ कर लो टोटल। एक सेकेंड। तो 64,80,000, ये हो गया टोटल 64,98। उसके बाद 64,15,200 प्लस 4,0,095 प्लस 2,000, सो दैट्स 64,57,295। अब आप देखो कहाँ आपको सस्ता पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन एक चीज़ अब ध्यान दो कि कहाँ आपको सस्ता पड़ रहा है। आपको ऑब्वियसली सस्ता पड़ रहा है डिस्काउंट लेना, 1% डिस्काउंट लेना, क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम लग रहा है। सो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में कि इफ 1% क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर परचेसेस इन लॉट्स ऑफ 18,000 रिम और मोर, शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रपोजल। नीचे लिखेंगे पब्लिशिंग हाउस शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ $1 discount as the total cost is less। खत्म। आंसर्स लिख लो आप, अगर चाहो तो 2 मिनट में आंसर लिखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
ठीक है। ध्यान देंगे सर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। A Limited uses inventory turnover as one performance measure to evaluate its production manager। अब प्रोडक्शन मैनेजर को क्या इवेल्युएट करना है? सो ए लिमिटेड यूज करता है इन्वेंट्री टर्नओवर के कॉन्सेप्ट का जो बेसिस है। इन्वेंट्री टर्नओवर एक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को यूज किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए कि हमारा स्टॉक किस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। करंटली इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अगर आपको याद होगा रेशियो एनालिसिस में तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एक बार देखना वहां पे, ठीक है। तो वो है हमारा 10 टाइम्स, मतलब हम जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसको 10 बार रोटेट कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब माल बेचते हैं। कम इन्वेंट्री में ज्यादा सेल्स कर पाते हैं, तो कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होना अच्छी बात है पर एनम एज कंपेयर्ड विथ इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 4। बाकी इंडस्ट्री में मेरे ही जैसे जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग सिर्फ 4 बार कन्वर्ट कर पाते हैं, उनका टर्नओवर सिर्फ 4 है, मेरा 10 है, अच्छी बात है। एवरेज सेल्स है 4.5 लाख रुपए पर एनम। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंसिस्टेंटली रिमेन्ड एट 70% ऑफ द सेल्स। 4.5 लाख का जो 70% है वो है वेरिएबल कॉस्ट। तो 70% यानी कि 3,15,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 1,35,000 जो आ रही है वो है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से फिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास में आता है कंट्रीब्यूशन 1,35,000 का। उसके बाद क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट है हमारी 10,000 की, तो इसमें से 10,000 भी माइनस कर दो तो आ गया 1,25,000। कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट इज 5% पर एनम। जितनी भी इन्वेंट्री होगी मल्टीप्लाइड बाय इन्वेंट्री पर यूनिट वैल्यू इनटू 5%। सेल्स फोर्स कंप्लेंट दैट लो इन्वेंट्री लेवल्स आर रिजल्टिंग इन लॉस सेल्स ड्यू टू स्टॉक आउट्स। अब सेल्स वालों ने कंप्लेंट किया कि यार हमारे पास में कस्टमर बहुत आ रहे हैं लेकिन कभी कभी बीच बीच में ये हो रहा है कि आपका स्टॉक आउट हो जा रहा है, प्रोडक्शन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से कस्टमर भाग जा रहे हैं, तो हम सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे। नाउ सेल्स मैनेजर हैज मेड एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन स्टॉक आउट रिपोर्ट्स एज अंडर। अब नीचे एक रिपोर्ट दी गई कि चलो आप ना इन्वेंट्री की पॉलिसी बदलो। इन्वेंट्री की जो अभी पॉलिसी है
उसमें 10, उसका जो टर्नओवर रेशियो है वो है 10 टाइम्स, जिससे कि सेल्स कन्वर्ट हो रहा है 4.5 लाख का। अगर हम ए पॉलिसी, बी पॉलिसी या सी में से कुछ फॉलो करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री बढ़ाया तो टर्नओवर रेशियो कम हो जाता है, लेकिन सेल्स आपका बढ़ रहा है टर्नओवर रेशियो कम होने की वजह से भी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एस्टिमेट, ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए और 40% का टैक्स ध्यान में रखते हुए, and after tax rate of return required is 20% on the investment in inventory, which policy would you recommend? अब ये पॉलिसी कौन सी हमने फॉलो करनी चाहिए ये बताना है। अब ध्यान दो, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में देनी है। तीनों जो पॉलिसी है उसको कंपेयर करो अपनी करंट पॉलिसी से, और एक्स्ट्रा निकालो कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो रहा है और एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिल रहा है। इस चीज को आप बोलते हो सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पॉलिसी करंट और पॉलिसी ए के बीच का खर्चा निकालो तो पता चलेगा एक्स्ट्रा खर्चा कितना लग रहा है। एक्स्ट्रा, अब पहले 100 रुपए का लग रहा था, अब अगर 120 का लग रहा है तो यानी एक्स्ट्रा खर्चा कितना, 20 का। बेनिफिट भी ऐसे ही निकालो कि करंट में बेनिफिट क्या था और ए में बेनिफिट कितना है। तो पहले अगर आपका बेनिफिट था 80 का और अब बेनिफिट है आपका 60 का, सॉरी, अब आपका बेनिफिट अगर 105 तो आपको पता चलेगा अरे 25 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। सो एक्स्ट्रा खर्चा 20 रुपए का, एक्स्ट्रा बेनिफिट 25 रुपए का ए को अडॉप्ट करने से, तो यस गो फॉर इट, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट ही हो रहा है आपको नेट में 25 माइनस 20 5 रुपए का। ऐसे ही बी के साथ कंपैरिजन होगा, ऐसे ही सी के साथ कंपैरिजन होगा, और फिर बताओगे सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्स्ट्रा किस में हो रहा है। तो बेनिफिट में, कॉस्ट में क्या लग रहा है सर, कॉस्ट में आपको लग रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि कम से कम आपको 20% का रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री में डालोगे, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ेगी, टर्नओवर कम होने से इन्वेंट्री बढ़ेगी तो आपका ज्यादा पैसा फंसा रहेगा, और ज्यादा पैसा फंसा रहेगा तो आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट उस पर देनी पड़ेगी, दैट इज 20%। और फायदा, बेनिफिट की जो बात कर रहे हैं वो सेल्स के इंक्रीज होने से होएगा। तो दोनों चीजें हमको निकालनी है, ध्यान दो मैं कैसे निकाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, करंट ए बी सी सेल्स, जो जो निकलता है पहले कुछ भी ले सकते हो आप, 4.5, 5, 5.40, 5.65, 5.40, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो जो कि है 70%, 3,15,000, 3,50,000, 3,78,000, 395,500। अब इसको बोलेंगे हम कंट्रीब्यूशन, यानी कि 30%। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। अब पॉलिसी कोई भी फॉलो करो, फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है ना सर, वेरिएबल कॉस्ट बदल सकती है, फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगी। इससे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि आफ्टर टैक्स रिटर्न चाहिए हमको।
चलो सीधा सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, क्यों कैलकुलेशंस को बढ़ाए ना। तो ये आता है 75,000, 84,000, 91,200, 95,700 हो गया। अब देखो जादू, जादू यानी कि पहली चीज़ हमारी निकल जाएगी। अब आपको निकालना ये है सर, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको। आप करंट से पॉलिसी को कंपेयर करोगे, ध्यान देना। तो आप अगर करंट से, करंट वाला प्रॉफिट 75,000 का, उसको पॉलिसी से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है 9,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है मुझे। अदरवाइज 91,200 माइनस 75,000 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है 16,200 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप पॉलिसी सी फॉलो करते तो 95,700 का प्रॉफिट होता, जो कि अभी है 75,000 का, तो आपको 20,700 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो सर आप ऐसे तो देखा जाए तो सर हमने सी पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है सर। अभी एक और चीज बाकी है, आपने सिर्फ बेनिफिट देखा है, कॉस्ट भी तीनों में बढ़ेगी। तो इस चीज को याद रखना ए, ठीक है। अब बात करते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना। अब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर, वो है 10, 8, 6 और 4। 10, 8, 6 और 4, यानी कि क्या है, जितना भी स्टॉक रहता है उसके 4 गुना हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है सर। अब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय ठीक है। तो अब यहां से हम एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं कि हमारा कितना पैसा फंसा हुआ है। एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। कैसे नहीं आ रहा सर, फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने। यहां देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। क्या था, फिर से एक बार, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको मैं स्टॉक टर्नओवर रेशो कह रहा था, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, यानी कि मैं लिख दूं यहां पे स्टॉक। अब आप एक काम करो, इस स्टॉक को इधर लेके आओ और स्टॉक टर्नओवर रेशो को उधर लेके जाओ, तो क्या होएगा, स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। वही चीज हमने यहां लिखी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लोगे सर आप, वेरिएबल कॉस्ट का जो ये कॉलम है वो, ये 3,15,000 आपका पैसा फंसा हुआ है। आप 3,15,000 प्लस 10,000 नहीं ले सकते, क्योंकि 10,000 इज नॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 10,000 इज द फिक्स कॉस्ट, जो कि रेंट हो सकता है, किसी और चीज का कॉस्ट हो सकता है, दैट इज नॉट द गुड्स की कॉस्ट। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते तो 10,000 उसमें इंक्लूड हो जाता, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ 3,15,000 की है। सो 3,15,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको पता चलेगा 31,500 का आपका स्टॉक मेंटेन रहता था, जिसको आप 10 गुना टर्नओवर में कंप्लीट कवर करते थे, तो वो 3,15,000 जाके बनता था। 31,500 मल्टीप्लाइड बाय 10 करते थे तो 3,15,000 आता था। वैसे ही 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 43,750 आ रहा है, और 3,78,000 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 63,000 आ रहा है। ठीक है, और आखिरी वाला है 395,500 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करोगे तो 98,875। गुड, आपका इतना स्टॉक है,
मतलब इतना पैसा फंसा हुआ है। अब इस पे रिटर्न रिक्वायर्ड कितना है, हमको इस पे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था। हमको रिटर्न कितना रिक्वायर्ड है सर, जितना पैसा हमारा फंसा हुआ है उस पे हमको 20% कमाना है। ठीक है, कितना कमाना है सर, 20%। तो 20% आप कैलकुलेट करो, 31,500 पे 20% कैलकुलेट करोगे तो इस पे हमारी कमाई 6,300 की होनी चाहिए थी। इस पे हमारी कमाई होनी चाहिए 8,750 की। इस पे हमारी 12,600 की कमाई होनी चाहिए और इस पे हमारी 19,775 की कमाई होनी चाहिए। सो इंक्रीमेंटल अब निकालेंगे हम, रिटर्न रिक्वायर्ड। हमको एक्चुअल में कितना चाहिए था एक्स्ट्रा रिटर्न, कितना एक्चुअल में आया ये ऊपर निकाल लिया हमने ए में, लेकिन इंक्रीमेंटल कितना है तो 6,300 से जो करंट रिक्वायर्ड है उससे कंपेयर करेंगे कि भैया अभी तो हमको रिक्वायर्ड 6,300 था। अगर आप पॉलिसी बदलते हो तो 8,750 माइनस 6,300 यानी कि हमको और 2,450 का रिटर्न चाहिए रहेगा। अदरवाइज पॉलिसी बी अगर लेते हो तो 12,600 माइनस 6,300 यानी कि आपको और 6,300 का रिटर्न रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और अगर आप तीसरी पॉलिसी लेते हैं तो आपको कम से कम एक्स्ट्रा रिटर्न जो है 13,475 का होना चाहिए। अब ये रहा बी। एडिशनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए था एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना एक्चुअल में कमाया एक्स्ट्रा, तो दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी करूंगा तो 9,000 माइनस 2,450, 9,000 कमाया जबकि चाहिए सिर्फ 2,450 था, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया 6,550। यहाँ 16,200 एक्स्ट्रा कमाया जिसमें से सिर्फ 6,300 चाहिए था, तो यहाँ आता है सर 9,900 मैंने एक्स्ट्रा कमाया। यहाँ 20,700 मैंने एक्स्ट्रा कमाया जिसमें सिर्फ 13,475 की रिक्वायरमेंट थी, तो ये आता है अरे रे रे रे, हाँ 7,225 का एक्स्ट्रा रिटर्न। अब बोलो कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे सर, पॉलिसी बी फॉलो करेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मैं कमा रहा हूं, ना कि ए में ना कि बी में। पूरी कहानी समझी आपने, आपने पॉलिसी बदल बदल के देखा और पता किया कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर आपने कंपेयर किया कि चलो करंट में इतना प्रॉफिट है तो ए में इतना प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस निकाला। बी में इतना प्रॉफिट है तो करंट और बी का डिफरेंस निकाला। सी में इतना प्रॉफिट है तो करंट और सी का डिफरेंस निकाला। वैसे ही क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है स्टॉक में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो खाली फोकट आता है क्या पैसा, नहीं सर, हमको उधार लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। मान के चलो तो 20% हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जितना भी मैं एक्स्ट्रा पैसा डालूं उस पर 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। तो हमने देखा कि करंट में रिटर्न इतना रिक्वायर्ड है, ए में इतना, तो दोनों का डिफरेंस लिया। बी में इतना तो करंट और बी का लिया, फिर सी में इतना तो करंट और सी का लिया, और फिर पता किया कि हमको रिटर्न रिक्वायर्ड इतना था, मिला इतना, तो डिफरेंस आया 6,550। बी में रिक्वायर्ड इतना था, मिला इतना, तो डिफरेंस आया 9,900 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि यार सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न हमको कहाँ मिल रहा है, बी में, तो हम वहाँ जाएंगे। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना कि which policy would you recommend? Policy B is recommended to A Limited. खत्म। ऐसे ही इन्वेंट्री पे 2-3 क्वेश्चन और है, मैं आपको शायद प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में। मतलब आपको अगर कहीं और दिखे तो आप तो सॉल्व कर ही सकते हो, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने इन्वेंट्री पे जितने भी आएंगे आगे में। अगर आगे कहीं होंगे हमारे इसमें गलती से, अगर मैंने इधर डालने के बजाय सॉरी उधर डाल दिए, तो मैं इधर लेके आ जाऊंगा, हम उसको सॉल्व करेंगे फिर से। सो डोंट वरी, फॉर द टाइमिंग वी आर एंडिंग दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर यूनिट। मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे 2-4-6 क्वेश्चन थे जो कि कहीं गायब हो चुके हैं अभी। ये क्रेडिट पॉलिसी पे है, ये देखो ये भी वैसा ही है बट ये डेटर्स वाला है।
क्रेडिट पॉलिसी, कलेक्शन, सेल्स, कलेक्शन, ठीक है। जब हम रिसीवेबल्स में देखेंगे ना, अभी अगला चैप्टर चालू होगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, तो उसमें ये जो क्वेश्चन देखा ना हमने अभी, वैसे के वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे कि डेटर्स की पॉलिसी, हम डेटर्स को कलेक्शन के लिए टाइम देते थे कि 60 दिन में दे देना, 90 दिन में दे देना, 80 दिन में दे देना। अब उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा क्रेडिट देते उतना ज़्यादा हमारा पैसा फंसा हुआ रहता है, लेकिन उससे सेल्स भी बढ़ता है। तो हमने यही चीज़ें देखनी है कि यार हमने अगर क्रेडिट पॉलिसी बदली तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना हो रहा है और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड कितना है, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। This is what the entire chapter or unit of inventory management is. Next unit we are going to start is management of receivables, जिसमें कुछ theory है और फिर हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट यूनिट विच हैज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर में उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो यूनिट 5 और यूनिट 6 है, मतलब ना के बराबर है। यूनिट 6 पूरा थेरी है और यूनिट 5 में 1-2 क्वेश्चन होंगे पेबल्स वाले में। दैट्स इट, एंड वी विल एंड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर। थोड़ा डिफिकल्ट और बड़ा चैप्टर ज़रूर है, थोड़ा ध्यान लगा के उसको करिए, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। बाय बाय।